वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 7 की सिविक्स शुरू कर रहे हैं। भाई क्लास 6 की ऑलरेडी हमारी हो चुकी है और जो ज्योग्राफी है वो हमारी क्लास 8 तक कंप्लीट हो चुकी है। तो भाई जिसको एनसीईआरटी की अच्छे लेवल की तैयारी करनी है तो वो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समानता, मतलब कि इक्वेलिटी। क्लास 7 की पॉलिटिकल साइंस का वही फर्स्ट चैप्टर है इक्वेलिटी। ठीक है, समानता, इक्वेलिटी। तो भाई दो वर्ड होते हैं, एक इक्वेलिटी होता है, एक इक्विटी होता है। इनको समझना जरूरी है क्योंकि इन दो वर्ड में से ही कई बार क्वेश्चन बन जाता है। इक्वालिटी होता है मतलब कि सबको समान समझना, हर आदमी को समान समझना, मतलब कि हर आदमी जो पैदा हुआ है वो समान है, चाहे वो किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी भी वंश में पैदा हुआ हो, गोरा है, काला है, अमीर है, गरीब है, मतलब कि सब समान है। अब बात आती है इक्विटी क्या है। इक्विटी की अगर बात करें भाई, इक्वालिटी को लाने के लिए जो प्रोविज़न दिए जाते हैं, जो प्रावधान दिए जाते हैं, उसको हम इक्विटी बोलते हैं। इक्विटी होता है कि भाई अब ये देखो, एक एग्जांपल है कि भाई भारत में क्या कर दिया है कि भाई सबको अपॉर्चुनिटी, मतलब कि सबको अवसर प्राप्त करने का अधिकार है, जॉब सबको पाने का अधिकार है। उस जॉब को पाने के लिए जो रिजर्वेशन दिया जाता है, जो लोअर क्लासेस को जो रिजर्वेशन दिया जाता है भाई, उसको समझते हैं इक्विटी। ठीक है, मतलब कि इक्वल लाने के लिए ही हम क्या लेके आ रहे हैं भाई, इक्विटी लेके आ रहे हैं। ठीक है, तभी तो इक्वल हुएंगे। ठीक है कि भाई अब वो रिजर्वेशन क्या है, कुछ प्रोपोर्शन के हिसाब से दिया जाता है कि भाई कितनी पॉपुलेशन पे कितना, ये एक तय किया गया है कि भाई जो लोअर क्लासेज है, एससी बीसी ओबीसी जो भी है, तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम रहती है, उसके हिसाब से उनको रिजर्वेशन दिया गया है ताकि सबको समान समझा जाए। तो इससे क्या समझ में आया आपको, इक्वलिटी है सबको समान समझना। उस समान समझने के लिए जो कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं, कुछ प्रोविजंस जो लाए जाते हैं, उसको बोलते हैं भाई इक्विटी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई इक्वालिटी और इक्विटी क्या होता है। अब हमारा जो चैप्टर है इक्वालिटी, हम उसको समझते हैं क्या क्या है। तो भाई इसमें कई सारे जो केस स्टडी है वो दे रखी है। ठीक है कि भाई जो कांताबाई है वो काम करने वाली हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे दे रखे हैं। अब्दुल रहमान कारीगर है, जो शबनम बानो है वो एक हाउस वाइफ है। तो ठीक है, तो मतलब ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको दे रखे हैं, लेकिन हमारे काम का ये नहीं है। हमारे काम का है कि भाई हम मेन जो रोल आता है इसमें कांताबाई का है, जो एक वोटिंग लाइन में लगी हुई है। ठीक है, वोटिंग लाइन में लगी है, तो वो देखती है कि भाई जिसके घर में वो काम करती है, वो जो उसके मालिक हैं, मकान मालिक हैं, वो भी उसी लाइन में लगी है। तो उसको मतलब ये एक सुकून मिलता है कि भाई मैं भी आज उसी लाइन में खड़ी हूँ और जो मेरे मकान मालिक हैं वो भी उसी लाइन में खड़े हैं। तो इसका मतलब वो अपने आप को ये समझती है कि भाई हम सब बराबर हैं, यहाँ तक। ठीक है, जब वो लाइन में लगी तो वो सोचती है कि भाई हम सब बराबर हैं। तो वो कहाँ से आया है भाई, वो आया है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से। इसको क्या बोला जाता है भाई, इसको बोला जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब के यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजिस। ठीक है, फ्रेंचाइजिस, तो इसको बोला जाता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब कोई भी आदमी अगर वो 18 एंड अबोव है, 18 एंड अबोव है, तो उसको
वोट देने का अधिकार है और उसके पास भी वही सेम एक ही वोट है जो एक गरीब आदमी के पास है, चाहे वो कितना भी अमीर हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि न कोई धर्म के आधार पर वोटिंग राइट मिला है, ठीक है, न भाई जो पुरुष और महिला के आधार पर मिला है, सबका वही एक वोट है और हर वोट की सेम वैल्यू रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो बहुत खुश है, जो कांता है वो वोट देने के लिए बहुत खुश है, क्योंकि उसको ये है कि भाई आज मेरा भी वोट सेम है, जो मेरे लाइन में खड़े हुए हैं, जो मेरे मकान मालिक, उनका भी वोट सेम है। लेकिन फिर क्या होता है भाई, क्या यही समानता है बस? ठीक है, अब वो अपनी डेली दिनचर्या की जो लाइफ है उसमें देखती है, जब उसको और कुछ दिखाई देता, जब वो घर आती है उसकी बेटी बीमार है, ठीक है, तो उसको क्या है कि भाई उसको छुट्टी भी नहीं मिली है, उसको अपने मकान मालिक से उधार लेना है अपनी बेटी के इलाज के लिए। अब जब क्या बात उसके दिमाग उसमें शंका पैदा कहाँ पर होती है, जब वो शाम को अपनी बेटी को दिखाने के लिए एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती है। उसको सेम लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन अब क्या है, अब जो लाइन है वो अलग अलग है। वहाँ पे जो लाइन थी उसमें अमीर गरीब, छोटा बड़ा, महिला पुरुष ऐसा कुछ नहीं था, सब बराबर थे। अब जो लाइन उसको दिखाई दे रही है, अब लाइन है भाई गरीबों की। इसका मतलब उसके दिमाग में क्या आ जाता है कि भाई असमानता तो है, समानता तो नहीं है हर जगह। ठीक है, तो असमानता कैसे कैसे है भाई, अब उसको ये समझ में आता। तो एक तो ये समझ में आ गया कि भाई अमीर गरीब में असमानता होती है। जो गरीब हैं उनको सिविल उसमें हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, अमीरों को लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाकर पैसे देकर फटाफट से काम करवा लेते हैं। तो ये भी उसको एक असमानता लगी है भाई। ठीक है, और उसको क्या लगी है भाई, और उसको लगी है भाई जातिगत व्यवस्था में असमानता होती है भारत में। ठीक है, एक तो अमीर गरीब में हो गई जो उसको हॉस्पिटल में महसूस हुई, सिविल हॉस्पिटल में जब वो शाम को गई है अपनी बेटी को दिखाने के लिए। फिर दूसरी भारत में और कहाँ कहाँ असमानता दिखती है भाई, जातिगत व्यवस्था में असमानता दिखती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में तो ये जातिगत जो असमानता है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि क्या है गांव में क्या है, रहने का जो स्थान है वो भी उच्च और निम्न वर्ग के अकॉर्डिंग बटा हुआ है, आज भी बटा हुआ है, पहले तो और ज़्यादा होता था ये। ठीक है, तो आज भी लेकिन ये क्या है, अभी भी बटा हुआ है। लेकिन अगर शहर की बात करें तो शहर में आपको दिखेगा लेकिन कम दिखेगा। ठीक है, ये बोल रहे कि शहर में क्या बिल्कुल नहीं दिखेगा, नहीं, ऐसा नहीं है कि शहर में नहीं दिखेगा, शहर में भी दिखता है लेकिन कम दिखाई देता है। अब है भाई एक शब्द है जो दलित। दलित शब्द का मीनिंग आपसे पूछा जाता है। दलित शब्द क्या होता है? दलित शब्द एक ऐसा शब्द है जो निचली जाति के, मतलब नीचे कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। ये पूछा गया क्वेश्चन भाई, दलित का अर्थ है ना, क्या मतलब होता है, कुचला हुआ या टूटा हुआ। जो निचली जाति के लोग थे वो अपने लिए प्रयोग करते थे। वो क्या समझते थे अपने आप को कि हमारे साथ भेदभाव होता आ रहा है, आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, हम क्या है, हम जो है उच्च जाति के लोगों के द्वारा कुचले हुए हैं, इसलिए वो अपने आप को दलित बोलते थे। फिर एक केस स्टडी दे रखी भाई ओम प्रकाश वाल्मीकि की। काफी बार क्वेश्चन यहाँ से बना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं जो एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। ठीक है, थे मतलब के 1950 से 2013 तक ये थे। ठीक है, इनकी एक आत्मकथा इन्होंने लिखी है जूठन। आपसे पूछ लिया, एनसीईआरटी में गिवन है तो नाम पूछा जा सकता है। इन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि ने आत्मकथा लिखी थी जूठन। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या लिखी भाई, अपने बारे में उन्होंने बताया कि भाई कैसे कैसे उनके साथ स्कूल में क्या क्या हुआ है। उनको क्या था कि भाई वो दलित जो जाति थी उससे बिलोंग करते थे, मतलब कि पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते थे।
जिसकी वजह से स्कूल में उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उनको चटाई है जो लास्ट में बिठाया जाता था, जिससे क्या है भी जो बैठने की जो पहले चटाई होती थी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, तो वो भी छोटी पड़ जाती थी एकदम। ठीक है, कि भाई अक्सर धुंधले धुंधले दिखाई देते, तो ये सारे उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं। उनके साथ भाई एक बार क्या होता है कि जो स्कूल के जो मुख्य अध्यापक होते हैं, उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि को एक बार स्कूल का जो मैदान है उसमें झाड़ू लगाने को बोल दिया। किस बेस पे बोल दिया वो, कि भाई बाकी बच्चे अलग हैं, क्योंकि वो उच्च जाति के थे और वो निम्न जाति के थे, कि भाई ये लोग पढ़ाई वढ़ाई के लिए नहीं बने हैं, इनका काम ये क्या है कि भाई नीचे वाले काम करने के लिए बने हैं। इसलिए मुख्याध्यापक ने उनको वो था जो ग्राउंड था स्कूल का, उसको साफ करने के लिए बोल दिया। और वो करते रहे, बेचारे साफ करते रहे, क्योंकि टीचर को उल्टा तो वैसे ही अभी भी नहीं बोलते खैर, लेकिन फिर भी पहले का जो जमाना था उसमें तो और ज़्यादा सॉरी इम्पोर्टेंस दी जाती थी। लेकिन उनके पिताजी जब आते हैं तो उन्होंने क्या किया है कि भाई अपने बच्चे का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं, और उनके पिताजी हैं जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के, वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि भाई आप जो ऐसा कर रहे हैं, इसलिए इसकी वजह से जो झाड़ू लगवा रहे हैं, इसकी वजह से ये पढ़ना नहीं छोड़ेगा, इस स्कूल में आना नहीं छोड़ेगा, और इसके बाद भी और भी ऐसे लोग स्कूल में ज़रूर आएंगे। एक इससे क्या पता चल रहा है कि भाई जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, उनसे झाड़ू क्यों लगवाया गया, क्योंकि वो नीची जाति के थे, क्योंकि वो दलित थे। ठीक है, मतलब जाति के आधार पर क्या हुई, असमानता हुई। एक दूसरी कहानी है जो एक शहर की है। अब जैसे था ना कि शहर में कम दिखाई देता है, लेकिन है अभी भी। गांव में तो खुल के ही था पहले, अब शहर में भी था लेकिन कम था। वो कैसे, एक शहर की घटना दिखाई गई है जो है श्री और श्रीमती अंसारी जी की, जो कि किराए का मकान लेना चाहते थे। तो वो जो प्रॉपर्टी डीलर वाले होते हैं, उनसे वो अच्छे खासे पैसे वाले थे, तो उन डीलर वाले प्रॉपर्टी डीलर था जो, उनसे उन्होंने बोला कि हमें भाई एक ऐसा ऐसा घर चाहिए। तो प्रॉपर्टी डीलर वालों ने जैसे उनको घर दिखाया, उनको घर पसंद आ गया, लेकिन वो क्या थे, श्री और श्री अंसारी जी, श्रीमती अंसारी थी। ठीक है, तो जो सरनेम था उसके बेस पर ही क्या समझ जाते थे मकान मालिक, क्या समझ जाते थे कि भाई ये हमारे धर्म के नहीं है। तो वहाँ पर आ गई बात धर्म की। ठीक है, हिंदू मुस्लिम की बात आ गई। ठीक है, धर्म की बात आ गई। तो वो क्या बहाना बनाते कि भाई हमारे यहाँ पे ना मांस मिट्टी खाने वाले नहीं रह सकते, इसलिए हम यहाँ नहीं रख पाएंगे। और उनको समझ में, उनको ये भी पता चल रहा है कि भाई साइड से मछली जो पकानी है उसकी स्मेल भी आ रही थी। तो ये था कि भाई ये बोल तो झूठ रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आ रहा था लेकिन ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो जो लास्ट में क्या था, जो प्रॉपर्टी डीलर उनको घर दिखा रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप अपना सरनेम चेंज कर लीजिए, श्री और श्रीमती कुमार कर लीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। आखिर में 1 महीने ऐसे वो धक्के खाते रहे, इधर उधर ढूंढते रहे घर। आखिर में उनको 1 महीने के बाद घर मिलता है। तो इससे क्या हुआ कि भाई इससे हमें दूसरी घटना जो इससे समझ में आया कि भाई शहर में भी क्या था, असमानता है, पहले भी थी अभी भी है। ठीक है, तो जो शहर में असमानता थी वो कम दिखाई देती थी, खुलकर नहीं थी। तो यहाँ पर भी क्या हुआ भाई, धर्म के आधार पर श्री और श्रीमती जो अंसारी जी थी उनको घर नहीं मिल रहा था। अब बात है भाई मानवीय गरिमा का क्या मूल्य। मानवीय गरिमा का भी कोई मूल्य होता है, यानी गरिमा क्या होती है, गरिमा होती है भाई सम्मान, आत्म सम्मान की अगर हम बात करें तो। अब जैसे क्या है कि जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि से जब सबके सामने स्कूल में झाड़ू लगवाई गई है, क्या उनकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंची होगी। ठीक है, क्या उनके आत्म सम्मान को ठेस नहीं पहुंची होगी। ऐसे ही जो अंसारी परिवार था, क्या उनको उनके साथ जो धर्म के आधार पर जो भेदभाव हुआ है, तो उनकी गरिमा, उनका जो आत्म सम्मान है उसको ठेस नहीं पहुंची होगी। तो यहाँ पर बात की गई है कि भाई क्या उनकी किसी की गरिमा का कोई मूल्य नहीं होता क्या। ठीक है,
क्या जो गरिमा का मूल्य है, मतलब कि जो सम्मान, आत्म सम्मान है, वो भी अमीर गरीब धर्म के आधार पर बटा हुआ है या वंश के आधार पर बटा हुआ है लोगों में। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में सारी यही बात बताई गई है। इसके बाद अभी भारतीय लोकतंत्र में समानता, तो इन चीजों से क्या था भाई, ये चीजें सदियों से चली आ रही थी, पहले और ज्यादा होती थी, लेकिन आज अगर हम बात करें, होती तो आज भी है, लेकिन अब क्या है, जब से भारतीय लोकतंत्र में क्या कर दिया भाई, समानता का अधिकार ला दिया गया। फंडामेंटल राइट हमारा है समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक कई तरह के समानता के अधिकार दिए गए हैं, जो बिल्कुल अलग से पढ़े जाएंगे। ठीक है, वैसे लेकिन अभी बात है कि भाई भारतीय लोकतंत्र में समानता कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। तो भारतीय संविधान क्या बोल रहा है भाई, भारतीय संविधान ये बोल रहा सभी व्यक्तियों को समान, ठीक है, कोई ऊंच नीच अमीर गरीब कोई भेदभाव नहीं करता, जो भारत का संविधान है। ठीक है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, जात किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, ठीक है, शिक्षा उसने ली हो नहीं ली हो, किसी भी आर्थिक बैकग्राउंड का हो, वो सभी समान समझे जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या इन सब के बावजूद भी जो असमानता फैली हुई है लोगों में, वो खत्म होगी? बात है ये। ठीक है, तो लेकिन क्या है कि भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। ठीक है, शुरुआत तो करनी पड़ती है। तो संविधान में क्या की गई भाई, संविधान में इस चीज को करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाया गया। ठीक है, कि पहले तो कानून बनाए, पहले तो बना दिया कानून, अब कानून बनने से भी कुछ नहीं, उन लोगों को समान लाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया था, इक्विटी। ठीक है, इक्विटी जो बात की थी मैंने, वो क्या है भाई, उस इक्वेलिटी पे लोगों को लाने के लिए क्या फॉलो किया जाता है, इक्विटी। तो समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं वो है, एक तो क्या है कि भाई कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति क्या है, सम्मान कर दिया गया है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, अगर कोई गलती करता तो सेम कानून के आधार पर जो कानून में लिखा हुआ है उस गलती के लिए ये सजा है, तो वो राष्ट्रपति को भी सेम मिलेगी। और एक काम करने वाली जो कांताबाई, अगर इसमें हमने बात करें इस केस स्टडी में जो दिया गया था चैप्टर में, तो अगर कांताबाई भी वही क्राइम करती तो उसको भी सेम पनिशमेंट दिया जाएगा, और राष्ट्रपति अगर भारत के करते हैं तो उनको भी सेम सजा दी जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, सभी को क्या है भाई, कानून का पालन तो करना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है कि भाई किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसकी स्त्री पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा क्या है, ये कानून में लिखा हुआ है, ये हमारा कानून बोल रहा है, संविधान बोल रहा है। तीसरा है, हर व्यक्ति जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर आ जा सकता है, तो उसमें कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाई इस जाति का नहीं जा सकता। पब्लिक प्लेसेस की बात कर, प्राइवेट में हम किसी के साथ रोक टोक कर सकते हैं, पब्लिक जो स्थान है उसमें रोक टोक नहीं की जा सकती। ये तीसरा प्रावधान बोल रहा है। ठीक है, जिनमें कौन से भाई, जो पब्लिक खेल के मैदान हैं, होटल है, दुकानें हैं, बाजार हैं। ठीक है, एक इसके बाद है भी पब्लिक जैसे कुएं हैं, सड़कों पे सबको चलने का अधिकार है, नहाने के घाट हैं जो उनको सबका प्रयोग करने का अधिकार है। चौथा है जो अस्पृश्यता, मतलब के अनटचेबिलिटी का उन्मूलन खत्म कर दिया, मतलब अनटचेबिलिटी वर्ड ही खत्म है भाई, अनटचेबिलिटी तो हम किसी को बोल ही नहीं सकते। ठीक है, ये सब कुछ खत्म कर दिया गया है, अनटचेबल कोई है ही नहीं। ठीक है, जाति के आधार पर है भाई, कोई एससी है, कोई बीसी, कोई ओबीसी, कोई जर्नल है, यूआर में है। ठीक है, बाकी के और कोई अनटचेबल वर्ड है ही नहीं किसी के लिए। तो ये सब है कि भाई भारत में संविधान में ये प्रावधान है जो समानता लाने के लिए किए गए हैं। अब जो शासन में समानता लाने के प्रावधान तो दिए गए हैं, उनको लागू किस किस तरीके से किया गया है,
वो तो ये है भाई, एक तो कानून के द्वारा, कानून है कि भाई उसको, कानून अगर चीज़ बन जाती है तो इसका मतलब फोर्सफुली माने या ना माने वो चीज़ तो हमें करनी ही है, ठीक है। तो एक तो कानून के द्वारा उसको लागू किया गया है। दूसरा क्या कर रहा है भाई, दूसरा जो सरकार हमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं और कार्यक्रम, ठीक है, जो समाज, जो सुविधाहीन समाजों की मदद करने के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही है सरकार, कार्यक्रम चला रही है, जिससे कि सभी लोगों को समान लाया जाए इसके, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों से, इनमें से क्या है भाई, एक जो है एनसीईआरटी में गिवन है वो है मिड डे मील, ठीक है। मिड डे मील की जो सुविधा है वो लाई गई है भारत में, ठीक है, सबको बराबर लाने के लिए। तो भाई मिड डे मील की जो योजना थी वो सबसे पहले, अगर पूछा जाए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। इसके बाद 2001 में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को ये जो मिड डे मील की योजना थी इसको लागू करने का, 6 महीने के अंदर इसको लागू करने का जो आदेश था वो जारी किया था, ठीक है। उसके बाद ये सारे जो स्टेट हैं हमारे भारत के, सभी स्टेट में ये लागू हो चुकी है। इसमें क्या था भाई, इसमें ये भी पूछा गया, ये भी बना हुआ क्वेश्चन है कि इससे फ़ायदा क्या था। इससे फ़ायदा ये था कि एक तो स्कूलों में जो निम्न जाति के लोग थे, एक तो स्कूलों में अपने बच्चों को वे भेजते ही नहीं थे। क्यों? कि उनके पास टाइम नहीं होता था, उनकी जो मम्मी है वो कहीं कहीं है, काम करने गई है, तो उनके बच्चों को खाना देने की भी समस्या रहती थी। और अगर वे बच्चे बीच में अगर खाना खाने घर चले जाते थे तो वो वापस नहीं लौटते थे, ठीक है, जिसके वजह से उनकी जो अटेंडेंस है वो कम रहती थी। तो इसकी वजह से जो स्कूलों में दाखिले भी ज़्यादा शुरू हुए हैं, ठीक है, एक नियमित रूप से स्कूलों में बच्चों का आना जाना हो गया है। दूसरा क्या हुआ है कि भाई बच्चे सभी मिलकर खाना इकट्ठा खाते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति के हों, सभी खाना मिलकर खाते हैं। एक इससे क्या हुआ है कि भाई जो मिड डे मील खाना बनाने वाली जो औरतें हैं वो भी ज़्यादातर दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है, जिससे कि कोई भी ये ना समझे कि भाई ये खाना किसने बनाया है किसने नहीं। इसका मतलब जो वो खाना खा रहा है, स्कूल में तो सभी बच्चे खाना खाते ही हैं, ठीक है, तो उससे क्या है, उससे किसी के मन में ये चीज़ें नहीं रहेंगी। क्योंकि क्या है ना कि सरकार ने संविधान में तो कर दिया, लेकिन लोगों के जो मन में चीज़ बसी हुई थी उसको कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो इससे क्या है कि भाई जो समानता का प्रावधान है वो करने से ही थोड़ी ना लागू हो जाएगा। सरकार में जो संविधान में जो चीज़ आ गई है उसको लोगों के दिमाग में भी तो लाना जरूरी है, लोगों के मन को भी तो आपस में ये समझना जरूरी है कि भाई जब जो पैदा हुआ है वो सेम है, ऐसे ही सब पैदा होते हैं, ऐसे ही सब मरते हैं। जो ये जाति पाति जो बटी हुई है यहाँ पर जन्म लेने के बाद ये बटती है। तो ये था भी मिड डे मील का एक जो जिक्र किया गया है एनसीईआरटी में। इसके बाद और क्या है, ये जो मैंने अभी बताया, कानून बन जाने के बाद भी लोग क्या उन्हें समाज समझने से इनकार कर देते हैं। ये इस चीज़ का वही है कि भाई कानून तो सरकार बना रही ना, थोप हमारे मन पे थोड़ी ना किसी को थोप सकती है, ठीक है, अगर किसी के मन में ही नहीं है सेम समझने की। लेकिन अब तो क्या है, अब सारी चीज़ें चेंज हो गई है, अब ज़्यादा कुछ जाति पाति का रहा नहीं है। तो भाई एक दे रखी है BR अम्बेडकर की एनसीईआरटी में गिवन है, जो कभी दलितों के बिल्कुल भगवान ही समझे जाते हैं। उन्होंने दलितों के लिए बहुत कुछ किया है। तो वो बहुत कुछ लिखते थे कि भाई उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है कि मनुष्य नासवान है, ठीक है। तो हमें अपने आत्म सम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना क्या है भाई, अशोभनीय है। तो वही बात इन्होंने बोली है कि भाई इस सबको मोटिवेट करने के लिए, दलितों को मोटिवेट करने के लिए भी बोला है कि भाई हम अपने आत्म सम्मान को त्याग कर नहीं जी सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें यही सारा समझ में आता है भाई, इन चीज़ों से एनसीईआरटी में जो गिवन है इन चीज़ों से हमें ये समझ में आता कि दृष्टिकोण जो है, दृष्टिकोण काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। कोई भी चीज़ कानून बनने से ही केवल
फॉलो नहीं की जा सकती जब तक लोगों का दृष्टिकोण किसी चीज़ के प्रति नहीं बदलेगा। तो अभी क्या है, अभी लोगों का जीवन जो दृष्टिकोण है वो भी काफ़ी बदला हुआ है। अभी देखना, कभी स्कूलों में आपको कोई ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि ये किस जाति का है, ठीक है। अब आपस में बच्चे भी ऐसे फ्रेंड्स बनते, सब कुछ ऐसे है, अब कोई है ही नहीं ऐसी चीज़ें। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे, अब बात है कि भाई क्या ये चीज़ें हैं हमें भारत में ही देखने को मिल रही थी या और जगह पर भी यही चीज़ है, ठीक है। तो एक केस दिया गया भाई संयुक्त राज्य अमेरिका का, जहां पर अफ्रीकी अमेरिकन लोग हैं, ठीक है। तो ये बात है कि भाई हमारे यहाँ पर ही केवल ये चीज़ें नहीं है, ये हर जगह पर है। ये क्या थे भाई, अफ्रीकन अमेरिकन लोग कौन थे, जो गुलाम होते थे, जिनके पूर्वज थे वो गुलाम थे, उनको अफ्रीका से गुलामी स्लेव के उसमें लेके आया गया था, दास के रूप में लेके आया गया था, फिर यहाँ के वो होके रह गए, तो उनको बोला जाता है अफ्रीकी अमेरिकन लोग। लेकिन उनके साथ काफ़ी असमानता का व्यवहार होता था, ठीक है। 1950 के आसपास से मतलब आंदोलन भी हुआ था, तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ, लेकिन फिर भी चेंज होने के बाद भी क्या है कि वही है ना, बात दृष्टिकोण की है, ठीक है। तो वो फिर भी रहता ही है। वहाँ पर एक क्या होता था, ये भी है कि भाई जैसे बस में अगर लोग यात्रा कर रहे हैं तो उनको पीछे बैठना पड़ता था, जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग थे। और अगर पीछे बैठने के बाद भी अगर कोई गोरा उनसे सीट लेना चाहे तो वह अपने चुपचाप उठ जाते थे। तो एक क्वेश्चन बनता है भाई यहाँ से, रोजा पार्क्स, ठीक है। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, जो 1 दिसंबर 1955 को एक बस में यात्रा कर रही थी, ठीक है। तो थक जाने की वजह से वो किसी गोरे को सीट नहीं दे पाई और उसने मना कर दिया, ठीक है। तब से क्या हुआ, वहाँ पर क्या हो गया भाई, आंदोलन हुआ इस चीज़ को लेकर, और उस आंदोलन को बोला जाता है सिविल राइट्स मूवमेंट, ठीक है। ये एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, यहाँ से बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो 1964 में क्या हुआ भाई, नागरिक अधिकार अधिनियम बना, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि भाई नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, नहीं किया जाएगा। इस बेस पर अफ्रीकी जो अमेरिकन बच्चे थे उनके लिए सभी स्कूलों के जो दरवाजे हैं खुल गए। पहले क्या था, उनके लिए अलग स्कूल बनाए गए थे, ठीक है। तो इसके बाद उसमें क्या था कि भाई जो नॉर्मल जो बच्चों के स्कूल थे उसमें भी वो जा सकते थे गोरे लोगों के, लेकिन फिर भी क्या था कि भाई कहीं कहीं तो फिर भी ये था कि जो गोरे लोगों के स्कूल थे वो प्राइवेट, वो अच्छे लेवल के होते थे, वो उनमें ही पढ़ते थे। तो ये था एक जो अमेरिका की थी केस स्टडी, ठीक है। ये बताया गया कि भाई जो आर्टिकल 14 से मैंने 18 बताया था, तो आर्टिकल 15 क्या बोलता है, आर्टिकल 15 बोलता है कि भाई धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये सारा आर्टिकल 15 का है। बाकी एक हम अलग से टॉपिक लेंगे जिसमें सारे आर्टिकल, एक एक आर्टिकल को डीपली करवाया जाएगा, ठीक है। अभी हम जस्ट एनसीईआरटी के बेस पे करवा रहे हैं। फिर लोकतंत्र की चुनौती क्या है, लोकतंत्र की चुनौती तो यही है ना कि भाई मेन तो चुनौती यही है कि भाई कानून बनने के बाद भी लोगों का दृष्टिकोण कैसे चेंज किया जाए। हम समानता के लिए कानून तो बना देते हैं, लेकिन उसको फॉलो करना इतना आसान नहीं है जब तक लोग एक दूसरे के साथ घुल मिलकर नहीं रहेंगे और एक दूसरे को अपना नहीं समझेंगे। इंसान को इंसान नहीं समझा जाएगा तब तक ये जो सबको इक्वल लाने की जो एक अभियान है, ये एक चुनौती ही बनकर रह जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जो मैंने इक्वालिटी और इक्विटी का जो कंसेप्ट करवाना चाहा है। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हमारे लिए मोटिवेशन यही है भाई। थैंक यू।